एपिसोड की शुरुआत में हम जुनहाओ को देखते हैं, जिसे दावे ताइचू के बारे में बताता है कि वो काफी टाइम से ग्वानमेई विलेज में है और किसी को भी यही नहीं पता कि वही दादाओ है और तो और आईटीए का रिप्रेजेंटेटिव भी। आगे वो बताता है कि कैसे ताइचू ने तोंगहाओ के साथ मिलकर उनकी काफी हेल्प की है ग्वानमेई विलेज और ग्वानमेइन को बचाने के लिए, और मॉम जिनजी चेन्यू की शादी भी ताइचू से कराना चाहती है। फिर रात को हम देखते हैं कि सभी लोग नेगोशिएशन मीटिंग सक्सेस होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर मिस्टर तांग ताइचू को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहते हैं, पर ताइचू इसका क्रेडिट सभी को देता है। इसी बीच चेन्जे कहता है कि ताइचू ने तो तोंगहाओ की जगह ले ली, जो सुनकर चेन्यू थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, पर वो खुद को संभालती है और सभी को आने वाले 1 महीने में मेहनत करके खुद को प्रूव करने के लिए बोलती है। फिर मिस्टर तांग और मॉम जिनजी साइड में जाकर बातें करते हैं, जहाँ मॉम जिनजी कहती है कि कहीं जुनहाओ चेन्यू को दोबारा हर्ट ना कर दे, और बोलती है कि ताइचू चेन्यू को तोंगहाओ के बारे में भूलने में हेल्प कर सकता है और तो और वो काफ़ी रिच भी है। जो सुनकर मिस्टर तांग गुस्सा हो जाते हैं कि भला वो किसी और आदमी को किसी और को भूलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती है, और उनके बीच दोबारा से बहस शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जुनहाओ पर, जो कि घर वापस आ चुका था, और जब शू दावे के बारे में पूछता है तो जुनहाओ झूठ बोल देता है कि ग्वानमेई में उसके गिरने पर चोट लग गई थी, जिसके बाद वो वहीं पर रेस्ट कर रहा था। पर यूनी को अभी भी शक हो रहा था, तो जुनहाओ झूठ बोलकर बात को दबा देता है। फिर कुछ देर बाद शू अपने घर चला जाता है, जहाँ अपने घर में वो मिस्टर जांग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारे घर का पासकोड यूनी का बर्थडे है, इसलिए मैं आसानी से तुम्हारे घर में आ गया। पर शू उसको पॉइंट पे आने के लिए कहता है, तो मिस्टर जांग शू को बताते हैं कि चेयरमैन शू यानी कि उसके फादर ने अपनी मर्जी से शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए थे, बल्कि उन्हें मजबूर किया गया था। वो बताता है कि तुम्हारे फादर ने डोंगदाओ फाइनेंस नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें काफी लॉस हुआ, जिसके बाद मिस्टर शेन ने उन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटा के वर्ल्ड टूर पर भेज दिया। लेकिन शू मिस्टर जांग की बातों पर यकीन नहीं करता, तो मिस्टर जांग उसे प्रूफ के तौर पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जहां मिस्टर शेन चेयरमैन शू के डिसीजन को लेकर काफी नाराज थे और 300 मिलियन के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें शेयर्स बेचने के लिए फोर्स कर रहे थे। साथ ही साथ वो उन्हें खराब डिसीजन मेकर भी बोलते हैं और उन्हें वर्ल्ड टूर पर भेज देते हैं। फिर मिस्टर जांग बताते हैं कि ये रिकॉर्डिंग उन्हें उनके पापा की सेफ बॉक्स में मिली थी, और क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सब गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इस सब की रिकॉर्डिंग कर ली थी। पर शू कभी भी जांग पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ जनरल मैनेजर की कुर्सी चाहता था। जिस पर मिस्टर जांग बोलते हैं कि हाँ, मैं जनरल मैनेजर बनना चाहता हूँ, पर तुम कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे, और मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि हम तीनों साथ में बड़े हुए हैं। अब मिस्टर जांग यहीं पर रिकॉर्डिंग की कॉपी रखकर शू को उसे वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, और जाते जाते उसे ये भी बताते हैं कि जिस कंपनी में तुम्हारे फादर ने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तुम्हारे डैड की बेस्ट फ्रेंड की कंपनी थी, लेकिन वो एक धोखेबाज निकला, और तुम्हारे फादर के जाने के बाद उन्होंने तुम्हें कंपनी के अंदर एक छोटा सा डायरेक्टर बनाकर रखा हुआ है। जो सुनकर शू से बकवास बंद करने को कहकर वहां से जाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ जुनहाओ नेगोशिएशन वाली मीटिंग के बारे में सोच रहा था कि कैसे चेन्यू ने अपनी नेगोशिएशन स्किल से डील क्रैक की। इधर चेन्यू भी उसी मोमेंट के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर जुनहाओ उसके नजदीक आया था और उसे तोंगहाओ की याद आई थी। सीना फिर से शू पर आता है, जो कि उस रिकॉर्डिंग को पूरी रात सुनता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करके रोने लगता है। उसका पीए तक बाहर आता है, लेकिन शू को कोई भी होश नहीं था। दूसरी तरफ जुनहाओ शू को कॉल भी करता है, पर शू कोई भी जवाब नहीं देता, और दरवाजा ना खोलने पर शू का असिस्टेंट जुनहाओ को फोन करके बताता है कि शू शायद अपने घर पर नहीं है। जो सुनकर सभी लोग परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं किया था कि वो बिना किसी को बताए कहीं पर चला जाए। सभी लोग ऑफिस में शू के लिए परेशान हो रहे थे। तब उसका असिस्टेंट गैरी वहां पर आकर बताता है कि शू उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। अब इससे पहले कि वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते, शू खुद ही वहां पर आ जाता है, जिसके बाद यूनी के पूछने पर वो बताता है कि उसका फ़ोन गिर गया था और उसे नया फ़ोन लेना पड़ा, इसलिए वो कॉल का जवाब नहीं दे पाया, और वो कल रात स्कूल रियूनियन पर गया था। तो यूनी यहाँ पर शू को आगे से ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। फिर जुनहाओ बताता है कि तुमने एक मीटिंग मिस कर दी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम भी है। वो उसे बोलता है कि मेरी एब्सेंस में जैंग डिपार्टमेंट के स्टाफ को चेंज कर दिया था, जिसके बाद से प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो गई है। इस पे यूनी कहती है कि पुराने स्टाफ को उनकी पोजीशन वापस करनी होगी ताकि प्रोग्रेस में इम्प्रूवमेंट हो। इसलिए जुनहाओ शू को इस काम की जिम्मेदारी देता है, पर शू बोलता है कि इतने बड़े काम के लिए मुझे जैसे छोटे डायरेक्टर को तुम क्यों चुन रहे हो। जिस पर जुनहाओ बोलता है कि पूरी सैनवेल कंपनी में मैं सिर्फ तुम पर और यूनी पर ही भरोसा कर सकता हूँ। फिर सबको अपना काम करने के लिए बोलता है, और शू से मॉम को भी कॉल करने के लिए कहता है, क्योंकि वो रात से उसके लिए परेशान थी, और बोलता है कि अगर अगली बार से तुम्हें ड्रिंक करनी हो तो मेरे पास आ जाना। जिसके बाद शू वहाँ से चला जाता है। सीन अब ग्वानमेइन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू ताइचू के साथ बैठकर डेली बिजनेस इनकम का रिकॉर्ड देख रही थी। फिर ताइचू बोलता है कि उन्हें विजिटर्स का फ्लो बढ़ाना होगा, जिस पर चेन्यू बोलती है कि वो लोग एडवर्टाइजमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने में ही ताइचू एक आर्टिकल देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि अक्टूबर 16 को एक मीटियोर शार होने वाला है, जिसे देखने के लिए बेस्ट लोकेशन ग्वानमेई विलेज होगा। जो देखकर चेन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है,
और जल्दी से ग्वान में इनमें इवेंट का प्लान करने लगती है, क्योंकि उसे टूरिज्म फेस्टिवल इवेंट का आइडिया आता है, जिस पर ताइचू कहता है कि भगवान तो खुद उन्हें सपोर्ट कर रहा है और हम सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाएंगे ताकि और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, और इस काम की जिम्मेदारी ताइचू खुद लेता है। इसके बाद चेन्यू अपना सारा प्लान बाकी स्टाफ मेंबर्स को भी बताती है और कहती है कि उनके पास अब सिर्फ कुछ ही दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। ताइचू बोलता है कि वो इस बारे में अपने वीडियो पर भी पोस्ट करेगा ताकि और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। फिर सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच चेन्यू शेंजे को स्कूल से लेने के लिए जाती है, पर मिस्टर तांग बोलते हैं कि उसकी जगह ये काम वो खुद ही कर लेंगे। जिन्हें ऐसे करता हुआ देखकर चेन्यू और ताइचू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर स्कूल के बाहर मिस्टर तांग शेंजे को वापस लेकर आ रहे होते हैं, जहाँ शेंजे बोलता है कि पिछले 6 सालों में आप तो मुझे लेने के लिए कभी भी नहीं आए। जिसके जवाब देते हुए मिस्टर तांग उसके सर पर हाथ रखते हैं, पर इससे पहले ही शेंजे पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं आपको अपना डीएनए टेस्ट नहीं करने दूंगा। जिस पर मिस्टर तांग बोलते हैं कि उन्हें यकीन है कि तुम मेरे ही बेटे हो। सीन अब चेन्यू पर आता है, जो देखती है कि मिस्टर तांग शेंजे का काफी ख्याल रख रहे होते हैं और शेंजे को काफी बढ़िया खाना खिलाते हैं। इनके इस बर्ताव से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सीन अब मिसेस शेन पर आता है, जो कि शू के घर लेट आने पर काफी परेशान हो रही थी, तो शू ने बताता है कि उसका फोन गिर गया था और उसे नया लेना पड़ा। फिर वो उन्हें फिश एग्स गिफ्ट करता है, तो मिसेस शेन बोलती है कि जुनाओ से ज्यादा तो तुम्हें मेरी पसंद के बारे में पता है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ डाइनिंग टेबल पर शो मिसेस शेन से पूछता है कि क्या उसके पापा ने सच में दुनिया घूमने के लिए अपने शेयर्स बेच दिए थे। जिस पर मिसेस शेन कहती है कि तुम्हारी मॉम के साथ दुनिया घूमना उनका सपना था, पर वो एक्सीडेंट में बच नहीं पाए। और पूछने पर शो कहता है कि कल रात उसने उनका सपना देखा था, इसलिए वो इस सब के बारे में पूछ रहा है। पर उन्हें याद करके मिसेस शेन रोने लग जाती है, तो शो उन्हें शांत करवाता है। मिसेस शेन बोलती है कि तुम्हारे डैड और मिस्टर शेन एकदम भाइयों के जैसे थे और तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। सीन फिर शिफ्ट होता है चेन्यू और ताइचू पर, जो कि रात में जागकर काम कर रहे थे, जहां ताइचू चेन्यू को मीडिया गेस्ट की लिस्ट देता है, जो कि मीटियोर शावर को कवर करने के लिए आएंगे। तब चेन्यू प्रिंसेस स्नो के बारे में पूछती है, क्योंकि उसका नाम लिस्ट के अंदर नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और चेन्यू की फेवरेट शो में भी आती है, और अगर वो यहाँ पर आएंगी तो उनका इवेंट 50% तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर तांग शेंजो को अपना कोट देते हैं, और उसका इतना ख्याल रखते हुए देखकर चेन्यू और ताइचू मिस्टर तांग को देखते ही रह जाते हैं। तो मिस्टर तांग कहते हैं कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने उसे कोट दिया है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम सनवेल कंपनी को देखते हैं, जहाँ पर गैरी शू को स्टाफ रिलोकेशन की फाइल देखने के लिए कहता है और बोलता है कि मिस्टर जुनाओ इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टर शू ने उस स्टाफ को रिप्लेस कर दिया था जिन पर जुनाओ को ट्रस्ट था। अब वैसे तो उन्हें अपनी पोस्ट पर काम रीस्टार्ट करना चाहिए था, पर रिपोर्ट में उन्हें डिमोट कर दिया गया है। जिस पर शू कहता है कि इससे उनकी लॉयल्टी पता चलेगी और जो भी वैकेंसीज क्रिएट हो उनके लिए इंटरव्यू वो खुद लेगा। इधर ग्वानमाइन में सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो लोग प्रिंसेस स्नो को कैसे बुलाएंगे अपने इवेंट में। तब मास्टर और बाकी सभी लोग तोंगवा को याद करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होता तो कुछ न कुछ आइडिया बता ही देता। जिस पर चेन्यू को एक आइडिया आता है और वो सभी लोग को प्रिंसेस स्नो का शेड्यूल चेक करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम प्रिंसेस स्नो को देखते हैं, जो कि अपनी ऑडियंस को बेस्ट होम से सजेस्ट कर रही होती है। इतने में ग्वानमाइन से चेन्यू सभी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताइचू और प्रिंसेस स्नो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब वो यहाँ पर उन्हें सिर्फ 3 मिनट का टाइम देती है खुद को कन्विंस करने के लिए। जहाँ मीटिंग शुरू होते ही मिस्टर तांग ग्वानमाई इन और ग्वानमाई विलेज की काफी तारीफ करते हैं, जहाँ प्रिंसेस स्नो बोलती है कि तुम लोग अपने विलेज को काफी अच्छा मानते हो, लेकिन विजिटर्स ऐसे नहीं मानते। उन्हें तो वहाँ पर उतना मजा नहीं आता जितना आना चाहिए, इसीलिए वो लोग उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना स्पेशल कोकोनट केक देते हैं। पर प्रिंसेस स्नो को वो कुछ खास पसंद नहीं आता और बोलती है कि तुम्हारी कोशिश तो अच्छी है, पर तुम लोग मुझे ऐसे नहीं मना पाओगे। अब यहाँ पर फैंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, जिसका ये एटीट्यूड प्रिंसेस स्नो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए अब ताइचू उसे यहाँ पर मनाने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस स्नो बोलती है कि अगर ताइचू मुझे इनवाइट करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, और फिर टाइम खत्म होने पर उन्हें जाने को कहती है। पर चेन्यू उसे समझाती है कि अगर वो वहाँ पर नहीं आएगी तो ग्वानमाइन को गिरा दिया जाएगा और वो उनके लिए एक घर है। जिसके बाद सभी लोग ग्वानमाइन से जुड़ी हुई अपनी अपनी यादें बताते हैं, और फैंग भी उससे अपनी एटीट्यूड के लिए माफी मांगकर उससे एक चांस मांगती है। जिन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस स्नो ताइचू से पूछती है कि क्या इसीलिए तुम उन लोगों की इतनी हेल्प कर रहे थे। जिस पर ताइचू बोलता है कि ये सभी अच्छे लोग हैं और इसीलिए वो उनकी मदद कर रहा है। उनके इस एफर्ट से इम्प्रेस होकर प्रिंसेस स्नो मीटियोर शावर में आने के लिए मान जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है, जहाँ पर मॉम जिनसे को मिस्टर तांग के कोट में एक फोटो दिखती है जिसमें शेंजे होता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ चेन्यू और ताइचू इवेंट की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर मॉम जिनसी उसी फोटो को लेकर वहाँ पर आ जाती है और बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर मिस्टर तांग को बुलाने लगती है। जब मिस्टर तांग वहाँ पर आते हैं तो वो उनसे वो फोटो लेने लगते हैं,
और चेन्यू के पूछने पर वो बताते हैं कि ये फोटो शेंजे की नहीं बल्कि मिस्टर तांग के बचपन की है, जिससे पता चलता है कि शेंजे उन्हीं का बेटा है, क्योंकि शेंजे भी अपने बचपन में मिस्टर तांग की तरह ही दिखता था। इसलिए वो पिछले कुछ दिनों से शेंजे का इतना ख्याल रख रहे थे। चाहे इतना शोर सुनकर बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स भी बाहर आ जाते हैं और उन्हें शांत करवाते हैं। जहाँ मॉम जिनसी कहती है कि ये शेंजे नहीं बल्कि ये यही आदमी है जिसने मुझ पर शक किया था कि शेंजे किसी और का बच्चा है और इसी वजह से उन लोगों का डिवोर्स हुआ था। अब चेन्यू यहाँ पर उन्हें शांत करवाती है और उन्हें एक साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इसी गलतफहमी में निकाल दी थी। इसीलिए मिस्टर तांग भी यहाँ पर मॉम जिनसी से माफ़ी मांगते हैं, पर मॉम जिनसी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे मिस्टर तांग भी उन्हें मनाने के लिए चले जाते हैं। पर मॉम जिनसी अभी काफ़ी गुस्से में थी और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर तांग उन्हें रोक कर बताते हैं कि वो आज तक इस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हुए आए हैं कि उन्होंने जिनसी को छोड़ा और उससे माफ़ी मांगते हुए एक और चांस मांगते हैं। इसीलिए मॉम जिनसी भी उन्हें माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ चेन्यू अपने हाथों से इन्विटेशन कार्ड बनाकर जुनाओ को देने के लिए सनविल कंपनी चाहती है, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। इतने में अंदर से दावे आता है, जिसे चेन्यू बताती है कि वो जुनाओ को मिटियोर शावर में इनवाइट करने के लिए आई है, और चेन्यू की काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दावे बता देता है कि वो सनविल होटल में इंस्पेक्शन के लिए गए हुए हैं, जहाँ बातों ही बातों में वो उसे ये भी बताता है कि जुनाओ एक बहुत ही अच्छा आदमी है, इसीलिए तो उसने तुम्हें 1 मंथ का टाइम दिया और साथ ही साथ वो पियानो भी दिया। जो सुनकर चेन्यू हैरान हो जाती है और इस बारे में पूछती है तो दावे उसे उस दिन वाली बात बता देता है जब वो रोड पर अपने पियानो के लिए हंगामा कर रही थी। तब जुनाओ ने उसके लिए वो पियानो खरीद लिया था। जो सुनकर चेन्यू को काफ़ी खुशी होती है। सीन अब शिफ्ट होते हैं होटल सैनविल की तरफ, जहाँ पर जुनाओ अकाउंट्स रिकॉर्ड देखकर स्टाफ के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा था, क्योंकि सामान तो इम्पोर्ट हो रहा था पर सेल्स उतनी नहीं थी। इसी बीच चेन्यू भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे रिसेप्शन से पता चलता है कि जुनाओ B1 ऑफिस में है, और जुनाओ को जाता हुआ देखकर चेन्यू भी उसके पीछे जाती है। इधर जुनाओ जब देखता है कि कैबिन में कोई भी नहीं है तो वो इन्वेंट्री लेने के लिए खुद ही फ्रीजर में चला जाता है, और चेन्यू भी उसके साथ साथ ही अंदर आ जाती है, जिसे देखकर जुनाओ बोलता है कि क्या फिर से तुम्हारा कोई स्कैम करने का इरादा है। जिस पर चेन्यू उसे इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि ग्वानमेइन में कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत तोंगहाओ ने ही की थी, पर वो इसे बीच में छोड़कर चला गया, और इतना कहकर वो कार्ड उसके हाथ में रख देती है। इतने में ही वहाँ पर ऑपरेटर आता है, जो कि फ्रीजर का दरवाजा खुला हुआ देखकर उसे बंद कर देता है। इसलिए ये दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। अब चेन्यू दरवाज़ा खुलवाने के लिए काफ़ी आवाज़ लगाने लगती है, तो जुनाओ से बताता है कि ये स्पेशल डोर है और इसके आर पार आवाज़ नहीं जाएगी। ऊपर से उन लोगों के फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसे देखने के बाद चेन्यू काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, और उसे इतना रोता हुआ देखकर जुनाओ उसे गले लगा लेता है। तब चेन्यू को तोंगहाओ की याद आ जाती है कि कैसे उसने पहले भी उसे शांत करवाया था, पर फिर जुनाओ उसे खुद से दूर करता है और बोलता है कि उसने ये सिर्फ उसे शांत करने के लिए किया। दूसरी तरफ ग्वानमेइन में सभी लोग इवेंट की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। इतने में ही वहाँ पर लिया आता है, जो कि इवेंट में उनकी हेल्प करना चाहता था, पर सभी लोग उसे बोलते हैं कि तुमने तो सैनविल कंपनी से पैसे लिए थे ना, और तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी, इसीलिए वो लोग उसे जाने के लिए बोलते हैं। जिस पर ली कहता है कि उसने सिर्फ अपना घर बेचा था पर उनके लिए अपना प्यार नहीं, इसीलिए उसने उनके पैसे वापस कर दिए। लेकिन सभी लोग ली के खिलाफ थे। जो देख करता है जो सभी लोग को समझाता है, इसलिए मिस्टर तांग ली को कुछ काम करने के लिए दे देते हैं। दूसरी तरफ रेफ्रिजरेटर में जुनाओ और चेन्यू अभी भी बंद थे, जहाँ पर जुनाओ अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्हें ब्लेम करता है। तो चेन्यू बोलती है कि उनका बॉस ही इतना आकड़ू है तो वो बेचारे क्या करेंगे। अब गलती तो सभी करते हैं पर उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। फिर चेन्यू को यहाँ पर ठंड लगता हुआ देखकर जुनाओ उसे अपना कोट देता है, पर ठंड तो जुनाओ को भी लग रही थी। जिसके बाद वो चेन्यू से बोलता है कि तुम जब भी मुझे मिलती हो मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पर चेन्यू इसका उल्टा ही बताती है। वो कहती है कि हम हर बार एकदम स्पेशल और डेडली तरीके से मिलते हैं। साथ ही वो यहाँ पर तोंगहाओ का भी जिक्र करती है, पर जुनाओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद जुनाओ को बिना कोट की ठंड लग रही थी, तो चेन्यू उसके साथ कोट शेयर करती है। दूसरी तरफ यूनी और शो जुनाओ को ही ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और इधर रेफ्रिजरेटर में इन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जहाँ जुनाओ चेन्यू को सोने से मना करता है और बातें करने के लिए कहता है। फिर जुनाओ से सोने से रोकने के लिए अपनी तरह कूदने के लिए कहता है, जिसे इस तरह देखकर चेन्यू हंसने लग जाती है और उसका कंपैरिजन एक फ्रॉग से करती है। जो सुनकर जुनाओ रनिंग करने लग जाता है और बातों ही बातों में बताता है कि होटल 3 महीने से घाटे में जा रहा था, इसलिए वो बिना किसी को इन्फॉर्म करे यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया। असल में जुनाओ से ये सारी बातें इसीलिए बता रहा था ताकि चेन्यू भी उससे बातें करे। तो चेन्यू कहती है कि उसे भी ग्वानमेइन में इस तरह काम करना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे इनविटेशन कार्ड देती है, जिसे जुनाओ अपनी पॉकेट में रख लेता है। दूसरी तरफ ग्वानमेइन में मिस्टर तांग मॉम जिनसी को हार्ट शेप बलून
देते हैं, पर जिनती उस बलून को फोड़ देती है। इतने में ही वहाँ पर ताइचू आता है जो कहता है कि चेन्यू को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। वहीं काफ़ी देर तक फ्रीजर में होने की वजह से इन दोनों की बॉडी अब जमने लग जाती है, लेकिन सही वक्त पर यूनिशु और ताइचू उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ताइचू चेन्यू को घर लेकर जाता है जहाँ उसे सभी ब्लैंकेट से कवर कर रहे थे। अब चेन्यू खुशी से बताती है कि वो जुनाओ को इन्विटेशन देने में कामयाब रही, लेकिन ताइचू से आराम करने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ग्वानमेन के अंदर मिटियोर शावर की इवेंट के लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। फिर सूलिन ताइचू को पोस्ट दिखाती है जिस पर मिलियंस में कमेंट्स और शेयर थे, और कहती है कि ताइचू तो वर्ल्ड ट्रैवलर है और वो मेरे टाइप का है, जिस पर शेंग बोलता है कि वो ताइचू की जगह उसे डेट कर सकती है। पर इतने में ही ताइचू वहाँ पर आ जाता है जो कि सभी कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए उन लोगों को तैयार रहने की कहता है, और इसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक के बाद एक होटल की बुकिंग के लिए कॉल्स आने लग जाती है, जहाँ कुछ देर बाद ताइचू सभी को बताता है कि ग्वानमेई होटल पूरा बुक हो चुका है और सभी को उनका काम समझाता है। अगले दिन हम सैमुअल कंपनी को देखते हैं जहाँ पर जुनाओ शू की एम्प्लॉयज अरेंजमेंट की फाइल को देखता है। शू से बताता है कि न्यू एम्प्लॉय स्पेशली एम्प्लॉय से यंग है और उनके मुकाबले वो 30% कम सैलरी पर काम करेंगे, जिस पर जुनाओ पूछता है कि फिर पुराने एम्प्लॉयज का क्या होगा। तो शू बताता है कि पुराने एम्प्लॉयज को लगता है कि कंपनी उनके भरोसे है, इसलिए उन्हें चेंज लाने की जरूरत है। अब शू पर भरोसा करके जुनाओ से एचआर को अपडेट करने के लिए कहता है, जिसके जाने के बाद वो दावे को न्यू एम्प्लॉयज की डिटेल बैकग्राउंड पता करने के लिए कहता है। सीन अब शिफ्ट होता है ग्वानमेई पर, जहाँ पर सभी लोग जोश के साथ कस्टमर्स का वेलकम करते हैं और वहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स भी आते हैं, जिनसे वो लोग एज अ वेलकम एक सिग्नेचर वॉल पर साइन कराते हैं, उनके साथ फोटोज लेते हैं और साथ ही व्हाइट डॉल्फिन की टेडीज भी गिफ्ट करते हैं उनकी यादगार मेमोरी के लिए। अब इतने सारे कस्टमर्स को देखकर मिस्टर तांग ताइचू को थैंक्स कहते हैं, पर इतने में वहाँ पर प्रिंसेस स्नो आ जाती है जो कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ मिटियोर शावर देखने के लिए आई है। इधर दावे जुनाओ को बताता है कि सारे न्यू एम्प्लॉयज बेस्ट हैं, पर क्या उन्हें कंपनी में इंपॉर्टेंट पोजीशन देना सही रहेगा, जिस पर जुनाओ बोलता है कि उसे शू पर पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत फैसला नहीं लेगा। इतने में ही यूनी वहाँ पर जुनाओ को वेडिंग गाउन सिलेक्ट करने के लिए ले जाने लगती है और बताती है कि इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में डिनर करके मिटियोर शावर देखेंगे, क्योंकि जुनाओ ने यूनी के साथ मिटियोर शावर देखने का प्रॉमिस किया था। तभी जुनाओ को चेन्यू का इनविटेशन याद आता है, तो वो अपनी जगह दावे को वहाँ पर भेज देता है और इवेंट पर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर ज़ांग शू को कहते हैं कि अगर जुनाओ को पता चल गया कि तुमने मेरे लोगों को नहीं बल्कि जुनाओ के एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया है तो क्या होगा, और फिर वो उसे ये भी बोलता है कि मैं तो तुम्हारी साइड ही हूँ, अगर हम दोनों मिल जाए तो तुम्हें तुम्हारे शेयर्स और मुझे जनरल मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। पर शू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता और तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि फिलहाल तुम सस्पेंड हो, जिस पर मिस्टर ज़ांग बोलते हैं कि जुनाओ की किडनैपिंग में उनका हाथ नहीं था और वहां से चले जाते हैं। सीन अब ग्वानमेई पर आता है जहाँ पर सभी लोग कस्टमर्स को अच्छे से खाना खिलाते हैं, जहाँ चेनी और ताइचू प्रिंसेस स्नो का खास ख्याल रख रहे थे और उन्हें डिशेस की स्पेशलिटी बताते हैं, जहाँ उसे भी खाना काफी पसंद आता है। फिर प्रिंसेस स्नो यहीं से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है, जहाँ वो अपने फॉलोअर्स को ग्वानमेई के बारे में बताती है, जो देखकर ताइचू और चेन्यू काफी खुश होते हैं। इतने में ही वहाँ पर दावे आता है, जिस पर पहले तो कोई खास ध्यान नहीं देता, पर फिर फ्रैंक उसे नोटिस कर लेती है। दावे उसे बताता है कि मिस्टर जुनाओ अपनी वेडिंग प्रिपरेशन में बिजी है, इसीलिए उनकी जगह सुपरवाइज करने के लिए वो आया है, जो सुनकर चेन्यू पहले तो अपसेट हो जाती है, पर जब ताइचू से समझाता है तो वो वापस काम में लग जाती है। अब यहाँ दावे भी पहले तो स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन चिकन देखकर उस पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ यूनी और जुनो अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे थे, जिन्हें एक साथ देखकर मिसेस शेन काफी खुश होती है। जब यूनी जुनाओ से उसकी ड्रेस के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे तीनों ही ड्रेस एक जैसी लगी, जो सुनकर मिसेस शेन बोलती है कि ब्राइड अपने पार्टनर की पसंद से ड्रेस पहनती है, इसलिए जुनाओ कहता है कि तीनों ही ड्रेस खास नहीं है। तो शॉप की एम्प्लॉयज कहती है कि न्यू ड्रेसेस जल्दी आ जाएंगी, आप तब उन्हें ट्राई कर सकते हैं। फिर जुनाओ चेंजिंग रूम में वही इनविटेशन कार्ड देखता है जो कि चेन्यू ने उसे दिया था, और वीआईपी रूम में भी जुनाओ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तब मिसेस शेनो ने उनका हनीमून के लिए स्पेशल जगह जाने के लिए कहती है, पर जुनाओ कहता है कि वो बिजी और हनीमून के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा, जिस पर उसकी मॉम उसे यूनी के फीलिंग्स का ख्याल रखने के लिए कहती है। इसलिए जुनाओ को बोलना पड़ता है कि हाँ वो जल्दी ये सब की अरेंजमेंट भी कर लेगा। इसके बाद वो यूनी से बोलता है कि दावे ने उसे फोन पर बताया कि वियतनाम प्रोजेक्ट के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव ने एग्री कर दिया है और उसे उनके साथ मीटिंग में जाना होगा, इसी वजह से वो रात को डिनर के टाइम पर नहीं आ पाएगा, जो सुनकर यूनी सैड हो जाती है। अब जुनाओ तो यहाँ से चला जाता है, पर चेन्यू का दिया हुआ इन्विटेशन कार्ड उससे वहीं पर रह जाता है, जिसे यूनी देख लेती है। फिर हम रात में ग्वानमेई को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और मिटियोर शावर का वेट कर रहे थे। सभी लोग यहाँ पर गाना गाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं,
और तभी मीटियोर शावर भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे सभी लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जुनाओ भी ग्वानमेई में पहुंचकर मीटियोर शावर देखने लगता है। इधर मिस्टर तांग मॉम जिनसी से कहते हैं कि 16 साल पहले भी उन्होंने मीटियोर शावर में उसे प्रपोज किया था। मिस्टर तांग यहाँ पर विश करते हैं कि वो और जिनसी दोबारा से एक साथ हो जाए, और शेन से विश मांगता है कि वो जल्दी से बड़ा होकर सुलिन से शादी कर ले। फिर कुछ देर बाद ताइचू और चेन्यू प्रिंसेस स्नो के पास जाकर उसे थैंक्स कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि ये जगह उसे काफ़ी पसंद आई और मैं ये भी समझ गई हूँ कि ताइचू ने मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर चेन्यू भी यहाँ पर विश मांगने लगती है, तो ताइचू उसकी पहली विश पूछता है, जिस पर चेन्यू कहती है कि मेरी पहली विश ये है कि ग्वानमेई विलेज के सभी लोग खुश रहे। दूसरी विश ये है कि उसकी फैमिली जल्दी से रिच हो जाए, और तीसरी विश ये है कि वो और भी प्यारी दिखे। फिर चेन्यू ताइचू को उसकी विश मांगने के लिए कहती है। जहाँ ताइचू के विश मांगने के बाद वो उसे उसकी विश के बारे में पूछती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो सुनकर चेन्यू वापस से अपने हाथ पीछे कर लेती है। और इसी बीच प्रिंसेस स्नो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिस बात के बारे में दावे जुनहाओ को भी इन्फॉर्म करता है। इधर यूनी शू के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि इससे पहले जुनहाओ ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। तो शू कहता है कि सारी गलती जुनहाओ की है, तुम खुद को दोष मत दो। पर यूनी बोलती है कि ये चेन्यू जैसी लड़की ने पता नहीं जुनहाओ को कैसे बदल दिया, जिसके बाद वो विश मांगती है कि जुनहाओ भी उसे इतना प्यार करे जितना वो उससे करती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि प्रिंसेस स्नो ने कुछ एलर्जी वाला खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर असर हुआ है। इतने में ही वहाँ पर जुनहाओ आ जाता है, जो इस हादसे के बारे में पूछता है। तो चेन्यू यहाँ पर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। फिर ताइचू और चेन्यू दोनों ही प्रिंसेस स्नो से माफ़ी मांगते हैं। जहाँ प्रिंसेस स्नो बोलती है कि मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे मिल्क रूट से एलर्जी है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने खाने में उसका इस्तेमाल किया, जिस पर ताइचू अपनी गलती मानता है। पर प्रिंसेस स्नो यहाँ पर ग्वानमेई इन पर केस करने की बात कहती है, जहाँ चेन्यू उसे समझाती है कि वो काफ़ी टाइम से इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे और उनका इरादा किसी को हार्म करने का नहीं था। जहाँ उनकी ये बातें सुनकर जुनहाओ भी अंदर आ जाता है और प्रिंसेस स्नो से खुद माफ़ी मांगता है। वो उसे बोलता है कि सैमुअल कंपनी भी कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व है, तो मैं सभी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन प्रिंसेस स्नो जुनहाओ को देखती रह जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। तो वो एक शर्त पर उसको माफ़ कर देती है कि अगर वो जुनहाओ की फ़ोटो पब्लिश करने दे तो वो उस पर केस नहीं करेगी, जिसके लिए जुनहाओ मान जाता है और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाता है, जबकि वो कभी भी अपनी फ़ोटोज़ पब्लिक इवेंट वगैरह में नहीं देता था। सीन अब ग्वानमेई पर शिफ्ट होता है, जहाँ जुनहाओ कहता है कि तुम सब ग्वानमेई की रेनोवेशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए वो प्रोफेशनल्स भेजेगा। इतने में ही मॉम जिनसी जुनहाओ पर पानी की बाल्टी डाल देती है और बोलती है कि तुमने ग्वानमेई हमें चलाने के लिए दिया है, तुम इसे गिरा नहीं सकते। पर जब चेन्यू बताती है कि कैसे जुनहाओ ने प्रिंसेस स्नो से उनकी हेल्प की, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसी बीच जुनहाओ यूनी को फ़ोन करके ये भी बताता है कि उसे अभी और टाइम लग जाएगा। तब मिस्टर तांग वहाँ पर आते हैं और जुनहाओ को अंदर जाकर कपड़े चेंज करने के लिए कहते हैं। फिर ताइचू भी बाकी मीडिया वालों से बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यूनी शू से ग्वानमेई चलने के लिए कहती है। इधर जुनहाओ वहाँ पर तोंगहाओ के कपड़े पहनकर आता है, जिसे चेन्यू देखती रह जाती है। फिर मिस्टर तांग जिनसी को साइड में लेकर जाते हैं और दावे भी वहाँ से चला जाता है। तब चेन्यू जुनहाओ को बताती है कि ये आउटफिट उसने तोंगहाओ के लिए खरीदी थी। तो जुनहाओ यहाँ पर उसे तोंगहाओ के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।